जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, जो कि हमने लास्ट हिस्से में बात की थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सी बीमारियों के अंडरलाइंग कॉज है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम अटेंड कर लें, इसको ट्रीट कर लें, तो बहुत सी शदीद किस्म की बीमारियाँ, स्पेशली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इनसे वापसी मुमकिन हो जाती है और इंसान इससे मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या चीज़, वो हम लास्ट टाइम समझ चुके हैं। ये बेसिकली बॉडी की रुकावट होती है इंसुलिन के काम के अंदर, फंक्शन में। उससे इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर और वो फिर दूसरे काम करना शुरू कर देती है जो उसके नॉर्मल काम नहीं है। फैट्स डिपॉजिट उसमें स्पेशली एक बहुत एडवर्स इफेक्ट है जो क्रिएट करती है। इसे फैटी लिवर भी है जो पैदा कर देती है। तो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को जानना ज़रूरी इस लिहाज से है कि अपने आप पे देखा जाए इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो है बॉडी की लैंग्वेज है, कि बॉडी खुद बता रही होती है। बॉडी के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स उन्हें हम कहते हैं कि बॉडी खुद बोल के बताती है। इसके लिए किसी जगह जाने की, आपको लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने असेस करें तो पता चल जाता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स जो है, इसमें सबसे पहले हंगर आता है कि इंसान को भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है नॉर्मल से। अभी खाना खाया है, 2-3 घंटे बाद दोबारा फिर भूख लग जाएगी, फिर कुछ खाएगा। इस तरह एक इसका सिम्टम ये होता है कि लेथार्जिक फीलिंग होती है, फटीग फील करता है इंसान। कोई ख़ास काम नहीं किया, मुशक्क़त वाला काम नहीं किया, लेकिन फिर भी थकावट से उसे हर वक्त रहती है। और ऐसे ही ज़हनी तौर पे उसकी कंसंट्रेशन बड़ी पुअर होती है। ज़हनी काम अगर उसे करना पड़ जाए, थोड़ी सी इन्वॉल्व करेगा, लेकिन फिर वो थक जाएगा और उसे अवॉइड करेगा, या ठहर के करेंगे काम, इसको अवॉइड करता है। तो ये भी एक बड़ा ऐसा साइन है कि पुअर कंसंट्रेशन होती है। और इससे जो वेट गेन है, इंसान का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और वज़न कंट्रोल नहीं होता, ये भी इसके सिम्टम्स में से एक आता है। और स्पेशली इसके फैट डिपॉजिट जो होते हैं, बेली फैट, इस एरिया के अंदर फैट्स डिपॉजिट ज़्यादा होती हैं। और ये ऐसे फैट्स डिपॉजिट्स हैं कि इनको बड़ी मुश्किल से कम किया जाता है, बड़ी मुश्किल से। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जिम एक्सरसाइज करें या कुछ और करें तो फिर कहीं चीज़ से जान छूटती है। ये जो 5 साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है www.diabetes.co.uk, वहाँ पर भी ये रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा कुछ और साइंस एंड सिम्टम्स भी हैं कि स्पेशली खाने के बाद उसे फटीग महसूस होती है, थकावट। हालांकि खाने के बाद तो एनर्जी बढ़नी चाहिए ना, लेकिन उससे ज़्यादा थकावट से ऐसे मरीज़ को महसूस होती है। और एक और सिम्टम इसका ये भी होता है कि सुबह के टाइम जब उठता है इंसान, जागता है, तो उसे शुगर की क्रेविंग होती है। उसे कुछ मीठा खाने को दिल चाहता है कि कुछ मीठी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। ऐसे खाने के बाद, आम खाना खाएगा तो फिर उसकी तलब होती है ना कोई स्वीट डिश हो, कोई और चीज़ हो। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह, तलब और इससे चाहत होने के बावजूद वो जब मीठा लेता है तो मीठा से उसका मन नहीं भरता, वो फिर भी चाह रहा होता है कि कुछ और मीठा हो, यानी उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती। ये भी एक सिम्टम इसका गिना गया है। और इसी लंच के बाद, स्पेशली लंच के बाद उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। हर मील के बाद होती है, लेकिन लंच स्पेशल ऐसा मील है कि उसके बाद तो बिल्कुल क्रैश हो जाता है। और इससे निकलने के लिए फिर उसे लाज़मी बात है, फिर वो कभी ऑफिस में है, ऑफिस या बाहर किसी जगह है, उसे काम तो करना है, तो उसके लिए चाय पिएगा या कॉफ़ी लेगा, कोई इस तरह की चीज़ें लेके अपने आप को संभाल के चला रहा होता है। तो ये चंद एक सिम्टम्स है। इसके अलावा एक है कि सुबह के टाइम जब वो सो के उठता है वो, तो वेकअप उसका टोटली जागना जो होता है वो अनफ्रेश होता है। चाहे 7-8 घंटे नींद भी की हो, लेकिन सुबह उठने को दिल नहीं चाह रहा होता, उसका थकावट सी होती है। और वेट गेन जो हुआ होता है, जो हमने कहा कि एक उसका सिम्टम है, उसकी पूरी कोशिश के बावजूद, यानी जिम्स बहुत अटेंड करेगा, डाइटिंग करेगा, सब कुछ भाग दौड़ करेगा, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं। अगर फ़र्क पड़ता भी है तो बहुत आर्जी होता है। कभी डाइटिंग उसकी 2-4 दिन के लिए ऊपर नीचे हो गई तो दोबारा फिर वेट गेन हो जाता है, या जिम के अंदर कोई ऐसे हफ्ता 10 दिन नहीं जा सका तो वेट दोबारा इमीडिएटली रीगेन हो जाता है। तो ये है कि इज़ अनएबल टू लूज़ द वेट। सोने के दौरान बड़ी अच्छी खासी देर लगती है। मेरे पास एक खातून मरीज़ आई तो वो कहने लगी मुझे तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। जब मैं बेड पे लेट जाती हूँ 4-5 घंटे तक बस ज़हन में ख्यालात चलते रहते हैं और मुझे नींद नहीं आती है। ऐसी जॉइंट पेन्स भी इंसान को होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अगर है तो इसका मतलब कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ उसकी बॉडी जा रही है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये भी एक टिपिकल सिम्टम है। ये शख्सियत का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ऐसे मर्ज़ की वजह से इंसान ज़िंदगी से लाताल्लुक़ होता है, बेचैनी से रहती है, कहीं सोशल फंक्शन में नहीं जाना चाहता, तो उसकी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, फैमिली अफेयर्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये भी इसी का हिस्सा होती है। ऐसी एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स हैं,
ये इनके अंदर इंक्रीमेंट हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाते हैं, 10% से बढ़ जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? पहला इफेक्ट होता है कि इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसे कहा जाता है, ये बढ़ जाता है। अक्सर ख़वातीन का औलाद नहीं होती है। अमेरिका में स्पेशली ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इनफर्टिलिटी और उसके पीछे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम होती है। हिर्सुटिज़म है कि ख़वातीन के जिस हिस्से बाल नहीं होने, चेहरे पे, बाजू वगैरह पे, वहाँ बाल आने शुरू हो जाते हैं। और इसी PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, इस पर मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल, उन्हें पहले प्रॉब्लम आते हैं और फिर अल्टीमेटली ओवरीज़ के अंदर सिस्ट पैदा हो जाती है। तो ये टिपिकल इसके साइंस एंड सिम्टम्स या बॉडी खुद बोल के बता रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि जब प्रॉब्लम इस तरह का आता है तो हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं, उसका अंडरलाइन कॉज को ठीक नहीं कर रहे थे। मतलब PCOS का टिपिकल कहा जाता है, अच्छा जब आप ऑपरेशन करवा लें या फलां चीज़ कर लें। बहरहाल ये एक और इसका सिम्टम्स है, एरोमेटेज के इंक्रीमेंट में बनता है। ये मेल हार्मोन है, एरोमेटेज जो है इंक्रीज़ कर जाता है और इसका इफेक्ट, पहला इफेक्ट जो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे आता है कि इज़दिवाजी ताल्लुकात में उसे इंसान को प्रॉब्लम होती है। फिर मैन बूब्स जो है, ये एक बहुत बड़ा इसका सिम्टम है बॉडी के अंदर कि इंसान के मर्द की जो छाती जो है ये हैवी होनी शुरू हो जाती है। अक्सर आपने मरीज़ घूमते फिरते देखे होंगे कि बिला वजह, कोई ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं, लेकिन ये हिस्सा उनका भारी होना शुरू हो जाता है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट भी इसका एक सिम्टम है। और फिर BP इंक्रीज़ होता है, पहले हम बात कर चुके हैं कि वाटर रिटेंशन होती है इसके अंदर, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो फैट्स डिपॉजिट बढ़ाता है और इंसुलिन और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। और हार्मोन इम्बैलेंस, ओवरऑल भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है। इस पर टिपिकल हार्मोन्स कई चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो ये इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि कलेक्ट किए गए हैं और ये वो चीज़ें हैं जो बॉडी खुद बोल के बता रही होती है। तो इनमें से कितने किसी के अंदर आ गए, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे इकट्ठे हो गए हों। कोई किसी स्टेज पे होता है बीमारी, हो किसी स्टेज पे होता है। तो जैसे बीमारी बड़ी होती है, इनमें से ज़्यादा इंसान की बॉडी जो है उसके अंदर ये नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो चंद एक चीज़ें हैं, लेकिन एक और आम सादा तरीका भी है जो जानने के लिए कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। वो सिंपल तरीका है कि आप सीधे खड़े हो जाएं ऐसे और अपने पाँव की तरफ देखने की कोशिश करें, ऐसे ज़रा से नेक बेंड करके। अगर आप अपने टोज़ को देख लेते हैं तो इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये रुकावट है सामने आ रही विजुअल में, तो फिर इसका मतलब कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। इसके साथ साथ ये पहले दो जगह जो मैंने बयान की हैं ये तो हैं आम जो इंसान समझ सकता है, लेकिन इसके साथ एक्चुअल जो है वो लैब टेस्ट हैं कुछ। और लैब टेस्ट के अंदर जो है वो HOMA-IR कहलाता है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें ली जाती हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर होती है और इसका फार्मूला है ख़ास, इससे इंसुलिन फास्टिंग ली जाती है और उसको फार्मूले में डाल के तो फिर देखा जाता है अगर तो ये HOMA-IR 1 है या 1 से नीचे है तो फिर इंसान नॉर्मल है, फिर उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 1 से ऊपर चला गया है तो फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मरीज़ हो चुका है। और ये है जो लैब कंफर्म कर देती है इस टेस्ट के ज़रिए। अच्छा, दूसरा एक और टेस्ट है जिससे हमें पता चल जाता है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं और वो कहलाता है HbA1c, या जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं कि डायबिटीज़ का या शुगर का 3 माह वाला टेस्ट। तो 3 महीने की एवरेज इसमें आ रही होती है। अगर तो वैल्यू आ जाए 5.7 तो हम कहेंगे ये नॉर्मल है, कोई सब परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 5.7 से बढ़ जाए और 6.4 तक चली जाए, इसके दौरान अगर हो तो उसे प्री डायबिटीज़ फिर लेबल किया जाता है। इसके सिम्टम्स कोई ख़ास नहीं आते, इसलिए अक्सर लोगों को इस स्टेज का पता ही नहीं होता। अगर टेस्ट करवा के स्टेज का पता कर लिया जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू ही में बचत हो सकती है। और उसके बाद जो है अगर वो 6.4 से ऊपर चला गया है, 6.5 या ऊपर जा चुका है HbA1c, ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो आदमी डेफिनेटली शुगर का मरीज़ भी है और उसके साथ साथ वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का पेशेंट बन चुका है। तो ये तो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि किस तरह आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के आप मरीज़ बन चुके हैं नहीं। और जब ये पता चल जाए तो असल पॉजिटिव चीज़ यही है कि अगर ये पता चल जाए, इन टाइम पता चल जाए, आप इलाज कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं। और उसको रिमूव करने के बाद खुशी की बात यह है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की मूजी बीमारियाँ सब निकल सकते हैं। इनकी जितनी भी इंसुलिन है, दूसरी मेडिसिन है, उनसे जान छूट सकती है। तो ये किस तरह होता है इसके बारे में हम कुछ नेक्स्ट जो पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।